पीएम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे से पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश की। बैंकॉक में पीएम मोदी ने थाईलैंड के साथ अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिम्स्टेक देशों में भारत का दबदबा बरकरार है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। बैंकॉक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी वार्ता की और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ भी दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा की। थाईलैंड से पीएम मोदी सीधे श्रीलंका पहुंचे, जहां उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के साथ भारत ने रक्षा समेत 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंद महासागर की सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका से भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तल्ख हैं, नेपाल के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक के जरिए पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में कामयाब हुआ? चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भारत की रणनीति कितनी कारगर है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर AK सिवास साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्मृति पटनायक जी हैं, रिसर्च फेलो हैं। और हमारे साथ सलाउद्दीन सोएब चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में क्या कुछ कहा, वो सुनवा देते हैं। आज राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल रिटायर AK सिवास साहब आपसे रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर को देखें तो पिछले 10 सालों में चौथी बार वो श्रीलंका के दौरे पर है, और ये दौरा जो है वो कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत तो है ही, बल्कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो रणनीति है उस पर भी अंकुश लगाने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। शक नहीं है कि जो चीन है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें, अगर म्यांमार के अंदर कुआकापू और एक प्रकार वहाँ पर कोको आइलैंड, उसके बाद चिटागोंग जो पोर्ट है वो बांग्लादेश में, हमनटोटा है श्रीलंका के अंदर, फिर मालदीव में 2 जो एक आइलैंड को डेवलप कर रहा है, फिर जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, और फिर ग्वादार पाकिस्तान में। अगर आप देखें ये चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश चीन लगा हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है, भारत की जो काउंटर डिप्लोमेसी है उसने काफ़ी हद तक उसको काउंटर किया है। स्पेशली भारत के रिलेशनशिप म्यांमार के साथ भी काफ़ी ठीक हैं। बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप शेख हसीना के बाद काफ़ी ख़राब हो गए हैं। मगर भारत नहीं चाहता कि अगर उनके साथ मिलाप नहीं होगा तो पाकिस्तान और चीन इसका फ़ायदा उठाएगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिले हैं साइड लाइन्स ऑफ बिम्स्टेक में, थाईलैंड बैंकॉक में। और जो रिलेशनशिप अगर आप देखें श्रीलंका के साथ भारत के बहुत ही अच्छे हैं। भारत ने श्रीलंका की तब मदद की है जब वो डिफ़ॉल्ट करने था, इकॉनमी उसकी डगमगा गई थी। $4.5 बिलियन की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, और उस समय चीन ने उसको कोई असिस्टेंस नहीं दी और प्रेशर डाला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे।
तो ये सच्चाई है कि श्रीलंका को पता लग गया है कि असली दोस्त कौन है और जो कि फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड है। अगर बात नेपाल की आए, देखो नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस है। ये सच्चाई है, थोड़ा-सा ऊँच-नीच होता रहता है। अब जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने कई बार ऐसी एंटी इंडिया स्टेट सेंटीमेंट पास कर दी हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है कहीं न कहीं जो नेपाल है वो जो चीन के काफ़ी नज़दीक जाने की कोशिश है और उसको पता है कि अगर वो जाएगा तो डेब्ट ट्रैप में आ जाएगा। मतलब ये है कि भारत के साथ जो भी पड़ोसी देश हैं, भारत चाहता है कि वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और सागर की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत इन सब के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है और इन सभी छोटे-छोटे देशों को भारत जो है जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, देता है और भारत अगवा भी करता है इन सबको कि जो चीन है वो आपका असली फ्रेंड नहीं है। वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो आपको डेब्ट ट्रैप में डाल देगा और यही हो रहा है कहीं न कहीं। जैसे श्रीलंका को समझ आया है कि जो हम्बनटोटा का पोर्ट उन्होंने 99 ईयर लीज के ऊपर दिया, कहीं न कहीं बांग्लादेश को भी पता है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव शेख हसीना ने 37 प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव के एक प्रकार से रद्द कर दिए थे। उनको मालूम था कि वो एक डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगे। नेपाल अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये समझ नहीं पाया है। नेपाल मुझे लगता है अभी भी चीन के काफ़ी नज़दीक है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के मद्देनज़र से, मगर भारत पूरी कोशिश कर रहा है नेपाल को भी ये समझाने की। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि भारत का जो आशीष एक प्रकार से जो नेबर्स हैं, उनको अपनी तरफ ही नहीं, उनको ये करना कि किसी तरीके से हम उनकी मदद करें, हम्म। वो डेवलप करें, उनकी ग्रोथ भारत की ग्रोथ है, इनकी सिक्योरिटी भारत की सिक्योरिटी है। जिस प्रकार से अगर आप श्रीलंका को आज प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि हमारी और श्रीलंका की जो सिक्योरिटी है वो इंटरलिंक्ड है और हम्म। इंटरडिपेंडेंट है। तो हम्म। इसीलिए अगर वहां पर डेमोक्रेसी आती है और अगर मान लो चीन वहां पर आता है तो हम्म। भारत के लिए एक प्रकार रेड लाइन है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें ओवरऑल भारत जो है सभी जो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन है। अगर वो आप बरकरार एक रखना चाहता पाकिस्तान को है। छोड़ स्मृति पटनायक जी, जो तस्वीरें हमने देखी श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ, गर्मजोशी के साथ, वो तस्वीरें ये बतलाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि श्रीलंका जो है वो हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, वो हमें समझाती हैं कि श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं। लेकिन पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, चाहे 2014 की बात करें, जो चीनी पनडुब्बियां थी उनका कोलंबो में ठहराव, फिर हम्बनटोटा का 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना, तो ये सारी चीजें जो थी वो एक समय हमारे मुल्क को नागवार गुजरी थी। श्रीलंका पे आर्थिक संकट था, चीन ने उभारने की कोशिश की, वही दिखावा करने की कोशिश की जो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इस समय कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब श्रीलंका जो है वो चीन की चाल को समझ गया है और यही वजह है कि भारत के प्रति वो और ज्यादा निकट आना चाहता है। देखिए अभी श्रीलंका में जो है नया सरकार है, ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन के बाद। उनका प्रेसिडेंट दिसानायक के दिसंबर में यहाँ पे विजिट किए हैं। 2022 में जो आर्थिक संकट थी तब भारत ने $4 बिलियन के आसपास उनको मदद दी थी। मेडिसिन जो एसेंशियल आइटम है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिए थे। तो श्रीलंका में भी एक रियलाइजेशन है कि वो उधार लेके अपना डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसको जो उधार लेते हैं उसको भी वापस करना पड़ता है, इसीलिए तो बैंकरप्सी उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि हम जो उधार दिए वो वाला पैसा हम वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना के साथ जैसे आपने बताया कि 99 ईयर लीज होल्ड में हम्बनटोटा पोर्ट है, वैसे और कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें श्रीलंका का कोई फायदा नहीं हुआ। 2 प्रोजेक्ट का मैं बात बोलूंगी। एक माताला एयरपोर्ट जहां से कोई भी फ्लाइट कहीं पे भी नहीं जाती है, और कोलंबो सिटी पोर्ट, ये दोनों व्हाइट एलिफेंट है, लेकिन इसके लिए एग्रीमेंट हो चुका है। जब सोवरेन एग्रीमेंट होता है तब आपको वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन श्रीलंका के साथ हमारा जो रिश्ता है वो पॉलिटिकल है, कल्चरल है, रिलीजियस है। बहुत सारे श्रीलंकन टूरिस्ट जो है वो बोध गया आते हैं। एक हम लोग का बुद्धिस्ट सर्किट है, रामायण सर्किट है अभी जो डेवलप हो रहा है।
तो ये जो रिलेशनशिप दोनों देश के बीच में है, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है और कल्चरल और रिलीजियस रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म इंडिया से श्रीलंका गया है, महिंदा और संघमित्रा जिन्होंने लेके गए थे, जो कल अनुराधापुरा प्राइम मिनिस्टर ने विजिट कर रहे हैं, वो इसीलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो हमारा जिस टाइप का रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ है, चाइना उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, तो इसको देख के हम लोग पूरा अपना फ्यूचर रिलेशनशिप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। हमारा बाकी जो रिश्ता है, अभी जैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप देखे होंगे आज 10 MOU जो साइन हुआ है, उसमें से एनर्जी कोऑपरेशन की बात हो रही है। लेकिन ग्रीन स्मृति जी, एनर्जी हमें इस प्रोडक्शन। बात को भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि चाइना जो है वो श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ ना कर सके। जी, आज श्रीलंका का प्रेसिडेंट ने बताए हैं कि वो अपना टेरिटोरी इंडिया के अगेंस्ट में यूज करने के लिए नहीं देंगे। मुझे लगता है सेकंड स्मृति अभी जी, जब उनका भारत जी, दौरा था इससे पहले, उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी। जी। लेकिन ये बात है कि अभी जैसे हम डॉकिंग का बात किए, जो उनका जो न्यूक्लियर सबमरीन डॉकिंग का बात है, अभी श्रीलंका ने वेरी क्लियरली बताया है कि उन्होंने और अलाउ नहीं करेंगे, एक कम्प्रिहेंसिव रीअप्रेजल करेंगे। जो श्रीलंका परमिशन दे रहा था डॉकिंग के लिए, जो चाइना का स्पाई शिप्स, तो उसके लिए कम्प्रिहेंसिव ये एक रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि श्रीलंका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन में। चाइना तो चाहेगा श्रीलंका को अपने तरफ करने के लिए, लेकिन हम लोग को एक्चुअली हमारा जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, हमारा जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, हम लोग का बहुत मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मैं ये बोलूंगी। तो इसीलिए मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारा रिलेशनशिप। तो चाइना के साथ कोई तुलना नहीं है। तो हम लोग ये नहीं है कि चाइना जैसा हमारी करे हम दोस्ती जो है replicate करें। स्मृति जी, वो स्वार्थ जी। पर आधारित नहीं होती और हम दोस्ती का जी, जी। नाजायज फायदा नहीं उठाते। जी, हम लोग का पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। चाइना वहाँ पे हम लोग इंडिया को कहीं पे भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे आप श्रीलंकन किसी को अगर मिलेंगे, उनके साथ कुछ बात कर सकते हैं, कुछ कल्चरल मेल है, वो वाला कल्चरल मेल चाइना के साथ नहीं है। सलाउद्दीन इसीलिए शोएब चौधरी साहब, हाँ जी। अभी तस्वीरों का जिक्र कर रहा था मैं, अभी आपने सुना होगा स्मृति जी के साथ, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मिले, एक गर्मजोशी देखिए। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक तस्वीर सामने आती है। मोहम्मद यूनुस साहब मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे बिल्कुल एकदम नॉर्मल, सख्त सा उनका चेहरा लगा रहता है। दिसंबर में भी मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिले। लेकिन इस बार जो बिम्स्टेक में जो मुलाकात हुई है, कई बातों पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन रिश्ते वो नहीं रह गए जो शेख हसीना के टाइम में रहा करते थे। जबकि हमारी जो पॉलिसी है, हम हमेशा पड़ोसियों को प्राथमिकता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सिन्हा भाई। देखिए, ये जो आपने बताया कि श्रीलंका के बारे में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका गए और प्रतिनिधि शनायक के साथ जो उनके इंटरेक्शन, इससे पहले एक चीज याद करना जरूरी है कि इसी श्रीलंका को अमेरिकन डीप स्टेट ने और चाइना ने मिलके वो जो तख्ता पलट करवाया था बांग्लादेश की तरह, और ये श्रीलंका को एकदम बैंकक्रप्ट बना दिया था चाइना ने। अभी वहां से श्रीलंका को फिर से वापस लाए इंडिया, जो श्रीलंका बांग्लादेश से भी लोन लिया था $200 मिलियन शेख हसीना की, तो वो श्रीलंका को रिकवर करवा दिया। आपने ठीक कहा कि चाइना क्या करता है। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसमें दो स्ट्रैटेजीज है, वन इज हॉस्टिलिटी, अनदर इज ब्लैकमेलिंग। देखिए चाइना कैसे नॉर्थ कोरिया को बर्बाद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया एक देश है, इसको चाइना उसकी वैसल स्टेट बना दी, और धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज जो कुछ है, सब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। सो नॉर्थ कोरिया को एकदम फतूर बना दे रहे। अभी आइए पाकिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान जब चाइना से मिलके क्या हुआ, अभी भिखारी मुल्क हो गई, कटोरे भी नहीं है। ग्वादर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जिसका इस्तेमाल नहीं होता, वहां बंदरगाह बना दिया जहां से नावें नहीं जाती, बोट्स नहीं जाते। मैं तो हैरान हूं कि ये हुक्मरानों को क्या हो गया है। अभी देखिए,
यूनुस जब ये वेरी रिसेंटली चाइना गए थे, चाइनीज एयरक्राफ्ट में, वो एयरक्राफ्ट 4 घंटा लाहौर में स्टॉप किया, अनडिसाइडेड। और उसी वक्त लाहौर एयरपोर्ट में आईएसआई के चीफ थे, यूनुस के साथ इसकी मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ। उसके बाद यूनुस गए चाइना, और चाइना जाने के बाद हम लोगों को क्या खबर मिल गया कि लालमोनीरहाट में चाइना एक एयरबेस बनाना चाहते हैं, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर है आईएसआई की एक शैडो कंपनी। सो बांग्लादेश को यूनुस एकदम बर्बादी की तरफ ले गए, और चाइना पाकिस्तान मिलके और भी बर्बाद करने की कोशिश में गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत की और एक दूसरी नाम है भारत माता। भारत इनके हर पड़ोसी मुल्क को एकदम माता की तरह देखता है। बांग्लादेश को भारत ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को कहां से कहां ले गई थी, जहां हमारे जीडीपी भारत से भी ज्यादा हो गई थी। तो भारत से रिश्ता रखना इसके और नेबरिंग कंट्री पड़ोसी मुल्क के लिए फायदा है, और भारत से दुश्मनी करना वही देश के लिए खुदकुशी है। आप अगर अभी नेपाल में जो चल रहा है ठीक नहीं है, वो भी बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा। अरे सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, नेपाल में तो अब फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है अब वो तेज हो गई, और यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग रहे हैं नेपाल में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शक्ति जाग रहा है नेपाल में। अभी देखिए भाई, बांग्लादेश के लिए जो लेसन है हम सब बंगाली के लिए, कि भारत के खिलाफ ये जो चीज चल रहा है, चाइना तो मैंने कहा कि ब्लैकमेलिंग और हॉस्टिलिटी यही इसका पॉलिसी है। और पाकिस्तान ऐसे एक ये देश भी नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री एट ऑल, ये कोई रोग एंटिटी है। पाकिस्तान का काम क्या है, पहले आईएसआई से मिलकर अलकायदा तैयार की, आईएसआई से सॉरी सीआईए से मिला, सीआईए से मिलके अलकायदा को तैयार की, सीआईए को धोखा देके। और अभी पाकिस्तान ने वो अलकायदा तैयार की सीआईए को ब्लैकमेल करने के लिए, सऊदी अरबिया को ब्लैकमेल करने के लिए। सालों तक सऊदी अरबिया से पैसा लिया आईएसआई, अमेरिका से भी लिया। ये जनरल साहब है यहाँ, उनको जरूर पता है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने पैसा दिया था हथियार देने के लिए, फ्रेश वेपन्स टू तालिबान। वो क्या किया, उसके जो ऑर्थोडॉक्स ऑब्सोलीट 303 राइफल्स वो हवाई जहाज में लोड करके दिखाया सीआईए को कि नए वेपन्स। पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बादी की कगार पे खड़ा है शोएब चौधरी साहब, और जो मुल्क बर्बाद हो रहा है उस पर चर्चा करने का समय उस पर व्यर्थ क्यों करना। रोविंदर चौधरी जी के पास, रोविंदर सचदेवा के पास जाना जरूरी है, काफी समय हो गया है। सर हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा। सर ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का ये विजिट कूटनीतिक तौर पर कितनी बड़ी सफलता हमारे मुल्क के लिए है, और कितना बड़ा सेटबैक चाइना के लिए है। थैंक यू। डेफिनेटली हमारे लिए एक सक्सेस है, और इसकी जरूरत भी थी। इस समय ये जरूरी था। ये एक तरह का रीसेट हम कहें या नया चैप्टर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बीच में। ओवरऑल बिगर पिक्चर में हम देखें, दुनिया आज की तारीख में बहुत बदल रही है। ये एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग देश अलग अलग समीकरण बना रहे हैं, राइट। ऐसे में जो हमारे अपना नेबरहुड है, इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो सार्क का जो मैकेनिज्म है वो तो ठप पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान है उसमें, राइट। बिम्स्टेक जो दूसरा संगठन है, हमें इसको स्ट्रेंथन करना है विदाउट डाउट, मल्टीलैटरल रूप से भी और बायलैटरली। जो भी देश हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, हमें इन सब से अपने रिश्ते अच्छे होने चाहिए, उनके भी हमसे होने चाहिए और हमारे भी होने चाहिए। ना श्रीलंका की जहां तक बात है, देखिए एक तरह से श्रीलंका शायद काफी समय तक भारत को ये कहे ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था कि भाई भारत तो रहेगा ही, भारत तो है ही, मेरी मदद करेगा, पड़ोसी है। मैं मीनवाइल चाइना से जितना निकट चले जाऊं, जितना मुझे फायदा मिले, लोन मिले, डेट मिले, जो भी हो, चाइना के साथ वो क्लोजर होता गया। बट जब स्पेशली इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसके बाद भारत ने जो मदद करी है श्रीलंका की, एंड आई थिंक श्रीलंका ओवरऑल रियलाइज कर रहा है। तो इस समय अब आई थिंक श्रीलंका भारत के साथ रिश्तों को वैल्यू करना शुरू कर रहा है। अभी से पहले शायद वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था कि भाई हाँ है तो है ही, चलता रहेगा। बट अब
उसको शायद ये रियलाइज हो रहा है कि भारत के साथ रिश्तों की अहमियत है बहुत। वन तो ये जो शिफ्ट हुआ है श्रीलंका का, इसमें ऑब्वियसली चाइना के लिए कुछ तो सेटबैक है, काफी सेटबैक है, क्योंकि अदरवाइज तो चाइना अज्यूम कर रहा था कि श्रीलंका उसके कहने पर उसके एक तरह का पपेट बन जाएगा। पपेट नहीं भी होगा तो जो स्ट्रेटेजिकली करना चाहे वो करता जाएगा। अब श्रीलंका उस चीज पे लगाम देगा। एट द सेम टाइम यस, आई थिंक वी रियलाइज ये श्रीलंका का रिश्ता चाइना से रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना जो ला करके दे रहा है श्रीलंका को जिस एंगल से, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इत्यादि, वो श्रीलंका को चाहिए और श्रीलंका लेगा। चाइना श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा और एंट्री कर चुका है, केवल ट्रेड में ही नहीं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में भी। तो चाइना बहुत एक्टिव है। अब हमारा जो इसमें हुआ है, जो अचीवमेंट इस दौरे में और दिसंबर में जो इनके आए थे और आज फिर रीइटरेट हुआ है कि श्रीलंका भारत के जो इनिमिकल हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उनको अलाउ नहीं करेगा। यानी कि अगर डी कोड करें हम लैंग्वेज, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर चाइनीज मिलिट्री या चाइनीज शिप्स, जो रिसर्च शिप्स उन्हें वो कहते हैं, बेसिकली स्पाइंग, रिसर्च स्पाइंग ही हुआ, उस तरह के शिप्स, उनको श्रीलंका अलाउ नहीं करेगा। यानी 2022 में जिस तरह की शिप आई थी, जो हम जासूसी नौसेना की टुकड़ी का हिस्सा बोलते हैं उसको, क्या उस तरह की जो शिप है वो अब नहीं आएगी? फिलहाल तो प्रॉमिस तो यही है, अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, बट फिलहाल तो अजम्पशन हमारी भी ये है और श्रीलंका की सरकार ने कमिट करा है। अब आज ही जो उनकी स्टेटमेंट आई है उनके लीडर की, राइट, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो नहीं होगा। तो श्रीलंका के साथ यस डेफिनेटली हमारे रिश्ते इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। बट मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ, एंड चाइना डेफिनेटली बहुत ही इविल काम करता है, फंसाता है डेट ट्रैप में, परंतु पता है अगर आप आंकड़ों को देखें ना, तो गलतियां सरकारों की होती हैं। श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट था, अंदाजन मोटा मोटा करीब 45 या 50 बिलियन फॉरेन डेट था जो क्राइसिस हुआ। उस 45 बिलियन डेट में से चाइना का पोर्शन मात्र $7 बिलियन। ओके, यस, बात यह है कि बाकी जो डेट है, ज्यादातर डेट तो है आपके वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का, करीब $10 बिलियन। उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है, 2-1% होता है, 1.5 होता है और लॉन्ग टर्म होता है, राइट। उसके अलावा श्रीलंका का 40% डेट, करीब $20 बिलियन था कमर्शियल लेंडर्स। तो जो कमर्शियल लेंडर्स हैं आपके, मानिए अमेरिकन, गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक और सऊदी फंड्स एंड ऑल, ये 2% पे इंटरेस्ट पे नहीं देते, ये अपना मार्केट इंटरेस्ट 6-7% पे लेते हैं, राइट। तो सरकारों की, तो चाइना ने डेफिनेटली अपने 6-7 बिलियन जो दिए, उसमें चाइना ने भी अपना डेट ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा, और ये कंडीशंस रखता है चाइना की जो कंस्ट्रक्शन और जो इंजीनियर्स हो इत्यादि हो वो मेरे हो। तो चाइना डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। पर अगर हम ये रियली हम ये सोचें कि जो भी हो रहा है श्रीलंका में या जहां भी हो रहा है केवल और केवल चाइना ने फंसा दिया, ये मेरे ख्याल से हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमें असलियत देखनी चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं ये खुद उस रास्ते जाती हैं करप्शन के चलते या जिन और चीजों के चलते, इलेक्शंस के चलते, पॉलिटिक्स के चलते, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। उसमें यस, चाइना भी जितना वो कर सकता है 10% 20% वो भी लोन देता है, पर चाइना की कंडीशन ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और जब फुलफिल नहीं होती बाकी तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर चाइना कहता है नहीं, मेरे को तो आप कोई एसेट दो। तो चाइना डेफिनेटली बड़ा डीवियस गेम खेलता है। बट ये हमें अफ्रीका में भी ये हो रहा है कि चाइना ने टोटल लूट लिया डेट, देखे ऐसा नहीं है। बट यस, चाइना का जो पोर्शन होता है, चाइना उसमें बहुत ही गलत ढंग से अपनी कंडीशंस रखता है, गलत ढंग से रहता है। एक बार फिर से मैं चलूंगा AK सिवास साहब के पास। AK सिवास साहब, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो दो ऐसे मुल्क, पाकिस्तान और अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी कमोबेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के बाद और बांग्लादेश जिस तरह से गर्त में जा रहा है, अपनी गलतियों से सीखेगा और फिर से पाकिस्तान का दामन छोड़, चाइना का दामन छोड़ हमारे साथ आएगा? हाँ बिल्कुल। इससे पहले मैं आशीष एक बताऊंगा कि सबसे अच्छा इस बार क्या हुआ श्रीलंका में, हमने डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया, वो पहली बार हुआ। इसका मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर डिफेंस के मामले में लेके एक कोऑपरेशन होगी, जिसपे हमारे और उनकी ट्रेनिंग साथ होगी, एक्सरसाइज साथ होगी,
और उसमें ये भी देखा जाएगा कि भारत और श्रीलंका दोनों ऑपरेट इकट्ठा करेंगे इंडियन ओशन में। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आपने की बांग्लादेश में, ये सच्चाई है कि बांग्लादेश की हालात खराब होती जा रही हैं। उसकी जिम्मेवारी एक तो मोहम्मद यूनुस की है, जिसने बांग्लादेश को डुबो दिया है। बांग्लादेश, क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो एक प्रकार डीप स्टेट जो अमेरिका ने भेजा था। आज रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर रूट द रूट कर रहे हैं। वहां पर एक प्रकार से जो लोगों के अगेंस्ट, स्पेशली हिंदू और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस इस्तेमाल हो रहा है। सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान के आईएसआई अपने पैर जमा रही है, रोहिंग्यास को ट्रेन किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के साथ अगर बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है। 95% जो बॉर्डर है भारत से मिलता है। उसकी जो 15 साल में जो इकोनॉमी ने बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, उसकी वजह थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री करने से पर कैपिटा इनकम भी बांग्लादेश की वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा होगी। मगर यह सच्चाई है, भारत के साथ अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं है तो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भारत से जाता, पानी भारत से जाता, बिजली यहाँ से जाती। श्रीवास साहब, मैं एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 70% का नुकसान हुआ है जब से पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया है। और ये भी सच्चाई आशीष, अब ये जो आपका अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो ज्यादा लगा दिया बांग्लादेश पे। हाँ। क्योंकि बांग्लादेश की जो पहले ही जो इंडस्ट्री है स्पेशली टेक्सटाइल, वो ठप पड़ी है। ऊपर से मैं ये कहता हूँ भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब ये टेक्सटाइल के लिए हमारे लिए ज्यादा मार्केट मिलेगी अमेरिका के अंदर। मगर मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को डुबो देगा। और जो ये मोहम्मद यूनुस है उसको ये समझ नहीं आ रही, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, आईएसआई पैर जमा रहा है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस तो अनगलन बयान देते हैं, चिकन नेक का बयान देते हैं। जो बयान एक दिया उन्होंने भारत की जो 7 सिस्टर में, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जो उसने चीन में भेजा। क्योंकि उसको यह समझना चाहिए जो भारत की 7 स्टेट्स हैं, जो मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट के अंदर हमारा और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है, आप एग्रीमेंट को नहीं तोड़ सकते। और दूसरा, हमारा जो बे ऑफ बंगाल के साथ एक 6500 किलोमीटर का एरिया है। तो भारत तो एक प्रकार सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल से व्यापार करता है। मगर सच्चाई है कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आया वो क्या बोल गए। और अब अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे थे तो वो शेकी थे, नर्वस थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे। तो जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और एक प्रकार से डिक्टेट कर रहे थे टर्म। मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस को समझना चाहिए। अमूनन श्रीवास साहब, मैं संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बेहद स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रीवास साहब से एक सवाल ले लूं। अमूनन, जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, गर्मजोशी होती है, प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई कि गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मैं इसको फटाफट आंसर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि सब एक प्रेशर था कि वो ना मिले तो अच्छा है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर, क्योंकि वो उनके पास कोई लीगलिटी नहीं, कोई वो जो लीगल प्राइम मिनिस्टर नहीं। मगर वो मिले क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चाहते नहीं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन उठाए। भारत अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा तो इसका मतलब कि आप जो रेडिकल एलिमेंट वहां ज्यादा रूट करेंगे। दूसरा, जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक को हम चाहते हैं एक प्रकार वो इफेक्टिव हो, ये जो 7 देश हैं आपस में मेल मिलाप करें। और सार्क जो है आज की तारीख में ठप पड़ा पाकिस्तान का, तो हम नहीं चाहते बिम्स्टेक भी ठप पड़े भारत और बांग्लादेश के रिलेशन। और पाकिस्तान यही चाहता भी है। संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विजिट, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो चाइना की रणनीति है उस पर एक मैं कहूं कि उसे एक बड़ा धक्का भी लगा है। लेकिन हिंद महासागर में जो उसकी रणनीति चल रही है चाइना की, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताएगा और उस पर अंकुश इस विजिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे लगाया वो भी दर्शकों को समझाइएगा। देखिए आशीष जी, भारत का जो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा रणनीतिक प्रभाव है।
और भारत का जो ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, जाहिर है कि चाइना और उसमें सेक लगाने की जो कोशिशें हैं, साजिशें, वो लगातार कर रहा है। चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, जाहिर है कि विस्तारवादी तो है ही, वो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां भी हैं। चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, जो कि एक औपनिवेशिक प्लान है, जो कि कॉलोनियल प्लान है, उसके माध्यम से भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को डेट ट्रैप में फंसाने की साजिशें करता रहा है। और श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था 2022 में, उस आर्थिक संकट को लाने में भी चाइना की जाहिर है कि बड़ी भूमिका रही। चाइना के द्वारा जो बड़ी मात्रा में जो लोन दिए गए और उसके जाहिर है कि भरपाई न कर पाने की वजह से भी उस आर्थिक संकट गहराया, और श्रीलंका के तत्कालीन शासकों की कुछ घरेलू नीतियां भी, आर्थिक नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थी। लेकिन चाइना की एक बड़ी भूमिका श्रीलंका को उसको डेट ट्रैप में फंसाने की। और जिस तरीके से भारत ने उस संकटकालीन स्थिति में एक सच्चे मित्र की तरीके से, इसको कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, और उस तरीके की स्थिति में भारत ने जिस तरीके से $4 बिलियन से भी ज्यादा एक पैकेज के माध्यम से उसे मदद दी और उसको आर्थिक संकट से बाहर निकालने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, उससे श्रीलंका का हर एक नेता अभिभूत है। और चाहे वो आज के दिशानायके हो या कल के विक्रमासिंघे रहे हो, पूरी श्रीलंका की जो जनता है वो भारत के द्वारा निभाई गई सच्ची मित्रता से बहुत ही अभिभूत है। और जैसा कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिस तरीके से वहां के लोगों ने स्वागत किया है, सबसे बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है, ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारत का कितना बड़ा प्रभाव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक सच्चे मित्र के तौर पर श्रीलंका देखता है, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले विदेशी नेता के तौर पर वहां पर जाने का अवसर मिला, और दिशानायके भी पहले फॉरेन कंट्री के डेस्टिनेशन के तौर पर उन्होंने भारत को चुना। तो श्रीलंका का जो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है, और उसको ध्यान में रखते हुए, चाइना की साजिशों को ध्यान में रखते हुए, भारत श्रीलंका के साथ लगातार अपने एंगेजमेंट को गहरा और मजबूत करता रहा है। इतना कहने के बाद मैं ये भी अवश्य ऐड करूंगा कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो संबंध है, ये न सिर्फ सामरिक है, न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि एक ये सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल टाइज है, आध्यात्मिक संबंध भी है। और उन संबंधों का जो आधार है, उसकी जो मजबूती है, वो इन संबंधों को, भारत और श्रीलंका के रिश्ते को अटूट बनाती है, अटल बनाती है। और जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में कहा भी। तो ये मेरा ऐसा मानना है आशीष जी कि इस यात्रा के बाद से भारत और श्रीलंका के संबंध तो बायलैटरल तरीके से बढ़ेंगे ही, और चाइना की जो साजिशें इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में बढ़ रही है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने में इससे बहुत मदद मिलेगी। बिम्स्टेक इससे और अधिक मजबूत होगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो विजिट, बिम्स्टेक की विजिट के साथ इसको रखा है, इसका भी अपना एक मैसेज है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, बिम्स्टेक तो मजबूत तब होगा ना जब बांग्लादेश पाकिस्तान का चेला बनना छोड़ देगा। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस की सरकार को इस बात का भली भांति एहसास है कि भारत की बांग्लादेश के संदर्भ में क्या भूमिका है, भारत का साउथ एशिया में कितना बड़ा और सबसे बड़ा प्रभाव है, इस बात को मोहम्मद यूनूस जानते हैं। इसी वजह से ये जो मीटिंग हुई है बैंकॉक में, उसका जो रिक्वेस्ट है वो बांग्लादेश की तरफ से किया गया। अनेकों ऐसे बयान हमने देखा कि आ रहे थे कि जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, वह भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक थी, आतुर थी। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़े हृदय को दिखाते हुए, एक ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाते हुए, और जाहिर है कि चाइना का जो फैक्टर है, जो बिम्स्टेक का फैक्टर है, जैसा कि जनरल सिवाज ने कहा, जाहिर है कि उन सारी स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए भारत के बांग्लादेश के अंतिम सरकार की मुखिया से मिलने का फैसला किया। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि चाहे भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में स्थितियां कैसी भी ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, भारत उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को बना के रखेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान इसका एक एक्सेप्शन है, पाकिस्तान से बातचीत भी संभव नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि मालदीव्स में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो नेपाल में हो, सभी के साथ भारत अपना एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बना के रखना चाहता है। हमारी जो नीति है नेबरहुड फर्स्ट की है, सागर का भी विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये जो भारत की जो पूरी सोच है पड़ोसी राष्ट्रों को लेकर के, बहुत ही विजन की सोच है, एक ब्रॉड माइंडेड सोच है, ब्रॉड माइंडेड सोच है। हाँ, रविंदर सचदेवा साहब, थाईलैंड के साथ
और नेपाल के साथ इस मीटिंग के बाद रिश्तों में क्या कुछ बदलाव आएगा? थैंक यू। देखिए, मैं वंस अगेन वापस जाता हूं, जो इस समय दुनिया के हाल है, माहौल है, कहा जा रहा है नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, राइट? चीजें उथल पुथल हो रही है, कोविड हुआ, यूक्रेन वॉर हुई, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई, अमेरिका चाइना का कंपटीशन चल रहा था, उधर से महाशय ट्रंप आ गए सत्ता में, राइट? तो ये दुनिया इस समय एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। सत्ता में भी आए और उन्होंने वो टैरिफ भी लेकर आ गए, बिल्कुल टैरिफ लेके आगे, बाय द वे जो उनके ही मुल्क के लिए घातक है। बिल्कुल। और उस टैरिफ का बाय द वे इंप्लीकेशन है, यहां पर आप देखिए श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब के ऊपर ज्यादा टैरिफ पड़ गया कंपेयर टू हमारे। ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक मौका है कि इस पूरी मार्केट को बिम्स्टेक के एंगल से जो भी कुछ, देखिए भारत को मैग्नेट बनना पड़ेगा इन देशों के लिए। हम मैग्नेट हैं, जैसे अमेरिका दुनिया का मैग्नेट है, आप मानिए, सब वहां जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस करना चाहते हैं। इसी तरह से भारत को इस क्षेत्र में हम मैग्नेट हैं। नाउ दैट्स इट। तो अभी जो ये है, ये एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है इस समय। हर देश अपनी परमुटेशन पार्टनरशिप्स किससे कितनी करनी है, नई सप्लाई चेन बनानी है, री इवैल्यूएट कर रहा है, मान लिए क्लीन स्लेट पे। ऐसे में ये सारे देश भी अब सोच रहे हैं, श्रीलंका, अब थाईलैंड आप कहिए, नेपाल कहिए, हम बांग्लादेश भी कहें, कि हमारे कौन से रिश्ते हमारे फायदे के लिए कॉमन सेंस के हैं, जो हमारे, देखिए हर देश अपने नेशनल हित पे काम करेगा, वो तो हम अंडरस्टूड है, और हर देश मल्टीपल देशों से पार्टनरशिप्स करेगा। ये देश भी चाइना से पार्टनरशिप्स करेंगे, हम उसको नकार नहीं सकते कि चाइना जीरो हो जाएगा यहाँ पे। बट इस समय जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, इस समय मेरे ख्याल से ये देशों को रिकैलकुलेट कर रहे हैं। श्रीलंका बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगा इस समय है, जो कि भारत से अपने रिश्तों को रिकैलिब्रेट कर रहा है। थाईलैंड भी कर रहा है, नेपाल, देखिए हर देश कुछ समय किसी अलग डुगडुगी रास्ते में भी चल सकता है, राइट? फिर वापस आएगा, तो वो हमारा चलता रहेगा। बट भारत को एक सोची समझी, मैच्योर, शांत अप्रोच रखनी है, जो हम रख रहे हैं। एक क्विक पॉइंट में कहूंगा श्रीलंका वाले में, इस विजिट में एक बहुत बड़ा जो मुझे डेवलपमेंट दिखता है, वो ये है, त्रिकोमाली पोर्ट है, जिसका एक एमओयू हुआ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साइन किया है। जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि बायलैटरल विजिट में कोई तीसरा देश भी उस एमओयू में शामिल हो। ये बहुत बड़ी बात है। और त्रिकोमाली पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये नेचुरल बहुत डीप वाटर पोर्ट है, ब्रिटिश लोग इसे यूज करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसमें ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होते थे, अब शायद इंडियन ऑयल का हमारा कुछ यूज कर रहे हैं। वहां पर हम एनर्जी हब बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहा है यूएई की, ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट है ऑयल स्टोरेज भी हो जाए, या यूएई को पैसा भी इन्वेस्ट करे जहां उसे रिटर्न मिले। हम सोलर एनर्जी का भी पुश कर रहे हैं। तो ये जो त्रिकोमाली पोर्ट को लेकर और बे को लेकर के जो एमओयू है, मेरे विचार से डेफिनेटली डिफेंस बहुत बड़ी चीज हुई, काफी हुई, बट ये मुझे सबसे स्ट्रेटेजिक और बहुत ही अनकॉमन डेवलपमेंट दिखी, जिसके चलते यूएई भारत के साथ पार्टनरशिप में श्रीलंका में कर रहा है, जिसके चलते श्रीलंका को हमारे साथ रिश्ते बढ़ाने में और फायदा, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश आज की दुनिया में लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, गौर ये भी करिए कि सऊदी अरब जैसे जो इस्लामिक मुल्क हैं, वो 2 इस्लामिक मुल्क, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। एब्सोल्युटली। देखिए हर देश अपना फ्यूचर देख रहा है ना, कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। अब इन देशों का पैसा है, मानो ऑयल का इतना पैसा है कि अब इन्हें सोच रहे हैं कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट कहां करें ताकि मेरी एफडी का रिटर्न आता रहे, क्योंकि 20 40 50 साल में तेल खत्म हो जाएगा। तभी ये देश अगली टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल, एआई इत्यादि इत्यादि। उसमें पार्टनर कौन मिलता है इनको? पाकिस्तान पे क्या है? ना टेक्नोलॉजी है, ना टैलेंट है, ना स्किल्स है। पिछले कुछ समय से देखिए रविंदर सर कि इन लोगों ने एक अलग छवि बना ली है, ये सऊदियों के मुल्क ने। चाहे अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन का वार हो, कुछ नहीं कहते, अपनी आंखों को पलट लेते हैं, चाहे ईरान का मसला हो, कहीं पर कुछ नहीं बोलते, ये सीधे प्रगति की ओर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्रगति और जियोपॉलिटिकल बहुत कुछ देख रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं।
बट यस, ये प्रगति की तरफ इनका बहुत एक नजर है, खासकर यूएई और सऊदी दोनों का, क्योंकि इनको अपने देश का फ्यूचर देखना है। इनको ये देखना है कि इनका देश, अभी तो पैसा तेल पे चल रहे हैं लोग, 50 साल बाद जब तेल अगर खत्म हो गया है, दुनिया सारी ग्रीन और इलेक्ट्रिक पे चलेगी, तो इन देशों का क्या होगा? तो इनको मूव करना है हाइड्रोजन, ईवी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि। उसमें पार्टनर कौन है? टेक्नोलॉजी वाला, स्किल्स वाला, टैलेंट कौन है? और पैसा भी किस पे है? इंडिया की कंपनीज में पैसा भी है इन्वेस्ट करने को। तो इसके लिए इनको और इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, तो ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अब ये जैसे श्रीलंका के साथ ये एमओयू हुआ, बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही यूनिक है। एनर्जी कोऑपरेशन का कह ही रहे हैं, एनर्जी हब बनाएंगे कहा जा रहा है ट्रिंकोमली पोर्ट को, जो कि डीप वाटर है, ऑयल स्टोरेज है, नेवी के हिसाब से भी। तो मल्टीपल कदम उठाए जा रहे हैं, मल्टीपल कदम उठाए जाएंगे सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें, बांग्लादेश की स्थिति क्या रहने वाली है? मुझे लगता है जब तक वहां पर जमहूरियत के जरिए एक नया लोकतंत्र में कोई नया राष्ट्राध्यक्ष नहीं आता, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, तब तक कमोबेश स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। आशीष भाई, इससे पहले एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि क्यों सऊदी अरबिया बांग्लादेश में और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखिए, सऊदी अरबिया में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहले जो जितने किंग्स थे, monarch थे, वो पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो करते थे। अभी सऊदी अरबिया पॉलिटिकल इस्लाम को अबांडन कर दी। जो आपने बताया कि गाजा के बारे में बात नहीं करते, यूएई ने भी पॉलिटिकल इस्लाम को अबांडन कर दी। और पाकिस्तान तो पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो करता है। अभी जो यूनुस है बांग्लादेश में, ये भी पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो कर रहा है। तो आपने जो पूछा कि स्थिति आएगा कि नहीं, जब तक बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आते स्थिति नहीं आएगा। मगर यूनुस कोई इलेक्शन देने वाला है नहीं। आने वाला 10 साल में भी कोई इलेक्शन बांग्लादेश में यूनुस नहीं करेगा। तो बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू रिमूव यूनुस एंड इंस्टॉल इलेक्शन टाइम कैटेगरी गवर्नमेंट। नहीं शोएब चौधरी साहब, क्या मोहम्मद यूनुस ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत बना ली हैं कि उनको कोई सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकना चाहता, या पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि ये पपेट के तौर पर सत्ता में बैठा रहे मोहम्मद यूनुस? नहीं, मैंने क्या कहा कि यूनुस तो एक जंगी राज है, उसके साथ जंगी जिहादी थे, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, हमास है। सो इसको हटाने के लिए बंगाली के साथ हमारे आर्म फोर्सेस को एक्टिवेटेड होना पड़ेगा। नहीं तो शायद बांग्लादेश की नुकसान नहीं, हमारे आर्म फोर्सेस जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में है उनके लिए भी नुकसान है, उनके लिए भी सैंक्शन आएगा बहुत ही जल्दी। तो हमारे जो कहना है कि इलेक्शन बहुत जरूरी है बांग्लादेश में। इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, जो यूनुस करेगा नहीं। इसके लिए यूनुस को हटाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। लेकिन फिर यूनुस को हटाएगा कौन? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बांग्लादेश की सेना है वो भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो सरकार के वफादार हैं यानी मोहम्मद यूनुस के, दूसरे वो जो शेख हसीना के वफादार हैं, और तीसरे वो जो पूरी तरह से कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथ की राह पर है। आशीष भाई, आई विल करेक्ट योर असेसमेंट। बांग्लादेश की पॉपुलेशन में ये जो इस्लामिस्ट है इनका प्रोपोर्शन है सिर्फ 5%। और जो बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के बारे में आपने बात कहा कि शेख हसीना के वफादार या किसी इस्लामिस्ट ना, बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में एक्चुअली देयर आर 2 फ्रैक्शंस। वन इज द ट्रू पेट्रियोटिक बांग्लादेशी सेक्युलर है, दूसरी है इस्लामिस्ट। और उसका फ्रैक्शन, उनका प्रोपोर्शन है तकरीबन 25 to 30%. So 70% of Bangladesh armed forces are secular. They are not in favor of Pakistan. ये जनरल सिवाज साहब को और ज्यादा पता है कि सिवाज साहब हमारे ये बहुत आर्मी को ट्रेन भी किया है। हमारे आर्मी इज द वेरी सेकुलर आर्मी। 25-30% जो इस्लामिस्ट है वो भी कोई ऑफिसर्स लेवल ज्यादा है नहीं, तो सोल्जर लेवल है। तो कमांडिंग ऑफिसर्स अगर इस्लामिस्ट है नहीं, उसमें वो सोल्जर्स होता है भी कोई फायदा नहीं है। तो बांग्लादेश में इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन करने के लिए आर्मी को एक्टिवेट होना पड़ेगा। ओके, ये उनको हटाना पड़ेगा, हटा के केयरटेकर गवर्नमेंट लाना पड़ेगा इलेक्शन प्लान, जो हमारे हाईकोर्ट ने अभी लीगल कर दी। सो ये केयरटेकर गवर्नमेंट आके जल्दी के जल्दी इलेक्शन की
अरेंजमेंट करे, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद लोग जिसको वोट देगा वही सरकार लेकिन बनाएगा। इसमें भारत की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर AK सिवास साहब से बात कर लेता हूं। बिम्स्टेक के सारे देश अपने साथ हैं, एक थोड़ा सा हट रहा है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को पूरी तरीके से अपनी तरफ लाने के लिए भारत सरकार की या भारतीय हुकूमत की रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, ये समझना पड़ेगा, अगर हम बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे अभी, या बांग्लादेश को हम आइसोलेट रखेंगे, तो इसका फायदा तो पाकिस्तान और चीन उठाएंगे। तो अभी हमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी है बांग्लादेश में। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ चौधरी साहब की बात से, जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये इलेक्शन नहीं करा पाते हैं मोहम्मद यूनुस, तो फिर भारत के लिए एक प्रकार चिंता का विषय है, क्योंकि ये सच्चाई है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो जो ओपोजिशन पार्टी है खालिदा जिया की, वो भी चाहती है इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन भी ऐसे होने चाहिए फेयर एंड फ्री और इंक्लूसिव, उसमें अवामी लीग भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि शेख हसीना की पार्टी का अभी भी 25 से 30% उसका जो अवामी लीग का बोलबाला है, वहां पर जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री हो। अगर ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं करा रहे, तो पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज है, दे शुड स्टेप इन, इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और भारत जो भी इंटरिम गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट होकर आती है, हाँ भारत उसके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे। और भारत के रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ अच्छे होने बहुत जरूरी है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो बे ऑफ बंगाल से है, वो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर वहां पर ISI, दो बातें मैं बताऊंगा आशीष, जो बड़ी ध्यान से सुनना। एक तो वहां पर 12 लाख के करीब रोहिंग्या हैं, जिनकी US एड भी बंद होगी, और उनको ISI रेडिकलाइज कर रहा है, उनको भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। दूसरा, जो 15 साल शेख हसीना का रूल था, तो उसके अंदर जो शांति आई थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उसका श्रेय शेख हसीना पे जाता है, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट गुट होते हैं, या तो बोडो मिलिटेंट उल्फा, उसके बाद NDFP के साथ में NSCN IM, NSCM कपलांग PLA, इनके सब की जो बेसिस थी चिटागोंग में, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उखाड़ के फेंक दी थी। जो शांति हमारी आई थी नॉर्थ ईस्ट में, उसकी एक प्रकार श्रेय शेख हसीना पे जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा जो एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप हैं, वो चिटागोंग के अंदर दोबारा बेसिस बनाए, रोहिंग्यास को भारत की तरफ भेजा जाए, रेडिकल एलिमेंट्स को भारत की तरफ पुश किया जाए, और जो अनार्की अगर बांग्लादेश में आ जाती है, वहां पर इंस्टेबिलिटी बांग्लादेश में आती है, और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, अगर उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अच्छा नहीं करती जिस प्रकार से अभी हो रहा है, तो इसका मतलब है चीन वहां पर अपना दखल अंदाजी करेगा, चीन अपने पैर पसाएगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो कहीं से भी हमारे हित में नहीं होगा, अच्छी सिचुएशन, कहीं से भी हमारे हित में प्रॉब्लम है पाकिस्तान की ISI। लेकिन पाकिस्तान की अगर ISI आती है, तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करेगी, और वो भारत के लिए एक 0.5 फ्रंट खोल देगी। तो इसलिए बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंस्ट्रक्टिव अभी भी कंस्ट्रक्टिव जो बातचीत करें और एक प्रकार मिलाप करें, किसी तरीके से ये इंश्योर करें कि जो बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेज है, जनरल जमान के अंडर एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं, इंक्लूसिव कराएं, पीसफुल कराएं, और एक प्रकार से फ्री कराएं, जिससे जो भी गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश में, भारत उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाए। ये बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है जो भारत के प्रधानमंत्री ने किया बैंकॉक में, ये समय की तकाजा था, ये जरूरी था, जरूरी था। रिलेशन मेंटेन। मैं संजू श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। संजू जी, ये जो 7 समझौते हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, इन समझौते के मायने क्या हैं और ये दोनों देशों के लिए कितने फायदेमंद होंगे? देखिए, ये जो समझौते हैं, जाहिर है कि इससे दोनों देशों के जो संबंध है वो हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो डिफेंस का जो पैक्ट है, और जाहिर है कि उसके अलावा जो अन्य सेक्टर्स के जो की सेक्टर्स के पैक्ट है, वो सभी उन संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करते जा रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है। और ये जो संबंध भारत और श्रीलंका के प्रगाढ़ और मजबूत होते हैं, तो इससे जो चाइना की जो औपनिवेशिक विस्तारवादी जो साजिशें, उसके ऊपर भी उनको लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। और चाइना जो यहाँ पर जो स्पेस तलाश रहा है, आए दिन उसकी जो पनडुब्बियां होती है, स्पाई वेसल्स होती है, जो कि रिसर्च के नाम पे आती है, उन सारी जो स्थितियों को डील करने में मदद मिलेगी। हमारा जो एक सर्विलांस का जो नेटवर्क है, जो एक्सरसाइजेस है,
और उसके अलावा तो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का जो एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो भी जारी रूप से और अधिक मजबूत होने जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सातों सेक्टर्स के जो कोलैबोरेशन का जो समझौता हुआ है ये निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका जो सेक्टर है जाहिर है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में से भी मदद मिलने जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है आशीष जी कि ये जो भारत और श्रीलंका के जो संबंध है उसका एक रणनीतिक महत्व है, आर्थिक महत्व तो है ही। और श्रीलंका जो कि वर्तमान समय में अभी भी वो अपने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, उसमें भारत ने फिर से जो कमिटमेंट श्रीलंका को किए हैं, एक बार फिर से अपनी वचनबद्धता को दोहराया है भारत के प्रधानमंत्री ने, उससे श्रीलंका रीअश्योर्ड होगा कि आने वाले समय में भी भारत का जो सहयोग है उसे मिलता रहेगा। और ये पूरे बिम्स्टेक के लिए भी बहुत ही जो है अच्छा मैसेज गया है आपकी भारत की लीडरशिप में। जो श्रीलंका जैसे राष्ट्र हो, चाहे वो बांग्लादेश जैसे राष्ट्र हो या अन्य जो बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं, वो सभी जो है एक दूसरे के साथ और क्लोजली कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर गया है। बहुत ही लाउड एंड क्लियर गया है। रविंदर सचदेवा साहब, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा इस विजिट को लेकर। बहुत ही टाइमली थी। देखिए, बहुत चीजें होती हैं जो कि ऑलरेडी चल रही थी। जैसे बिम्स्टेक की मीटिंग होनी थी तो प्राइम मिनिस्टर को जाना था, लीडर्स मिलने थे। तो इनफैक्ट दुनिया की काफी सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी जो चीजें हो रही होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो वन बिम्स्टेक की मीटिंग ये होनी थी, बहुत जरूरी थी। रीजन चाहिए होता है किसी भी लीडर, हेड ऑफ स्टेट को किसी दूसरे देश जाना या कोई दौरा बनाना। ओके, जस्ट एज गोइंग टू श्रीलंका, इंडिया से जाते उसका अलग एंगल होता, बट यहाँ क्योंकि देश से बाहर निकले में है तो एक देश, दो देश, तीसरा देश दौरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, टाइमली थी। और इसके अलावा अगेन टाइमली पे मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं, ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, बाकी सारी और चीजें थी, उसके ऊपर से जो ट्रंप के टैरिफ्स कल आ गए हैं परसों, इसके चलते इन सब देशों को बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। बांग्लादेश को हो गई है, श्रीलंका को हो गई है। तो इनको भी एहसास सडनली ये भी हो रहा है कि हम वहां कहां जाएं, ये वो हमारे जो अपने रीजन में हम जहां हैं, इस रीजन में हमें इकोनॉमिकली इंटर लिंकेजेस बढ़ानी है। और हमें भी ये दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, हम भी अपनी पॉलिसीज को रिवाइज नहीं तो अपडेट करते जा रहे हैं वक्त के साथ कि दुनिया में जो माहौल हो रहा है, चाइना जो कर रहा है इत्यादि। तो बहुत ही टाइमली विजिट थी मेरे ख्याल से, बहुत ही अच्छी विजिट थी। क्योंकि बिम्स्टेक अगेन, सार्क, देखिए बायोलैटरल पे हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड से रिश्ते बढ़ाएंगे, बट जब एक मल्टीलैटरल नेटवर्क सा हो जाता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट अलग होता है। सार्क का जो मल्टीप्लायर नेटवर्क है वो डड हो गया है। तो बिम्स्टेक को रिवाइव करने का या उसमें फ्रेश जान, नई जान डालने का ये बहुत अच्छा मौका है, टाइम था। और वो हमने करके भी दिखाया। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। समय की कमी है, शो को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे मेहमानों ने जो कहा कि एक कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत है भारत की, और भारत ने ये बता दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की बात हो तो भारत का ही नाम है, क्योंकि भारत दोस्ती कर पीठ में छुरा नहीं घोंपता जिस तरह चाइना करता है।